Welcome to the today's lecture. Today we will be discussing law of conservation of energy. We will prove this law of conservation of energy for a freely falling body. For a freely falling body. एक freely falling body के लिए हम प्रूव करेंगे law of conservation of energy. पहले हम law of conservation of energy को स्टेट करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे. इसका जो स्टेटमेंट है वो आपको पता ही है. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू another form. For example, if at a point we have a potential energy, and at another point we can get this potential energy in the form of kinetic energy. It means that we can transfer energy from one point to from one form to another form. In other words, it means that total energy, we can also write it like mechanical energy. Total mechanical energy or total energy of a body remains constant. Total energy of a body remains constant. It is a statement. Total energy of a body remains constant. See, एक बार मैं फिर से स्टेटमेंट आपको बताऊंगा. मैंने आपको बताया कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मैंने ये भी बताया कि इन अदर वर्ड्स इट मींस that the total energy of a body remains constant. See, constant means same. देखो कैसे. For example, यहां पर मेरी बॉडी है. इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल्स है, काइनेटिक एनर्जी 3 जूल्स है. टोटल एनर्जी कितनी है ये? 23 जूल्स. काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. टोटल हो गया काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. वो कितने जूल्स है बेटा? 23 जूल्स. सपोज इस बॉडी को मैं दूसरी जगह पे लूंगा. सपोज यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल्स है या 12 जूल्स है. अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही? काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 3. अब कितनी बनी? 12. और है ना 12 जूल्स. तो इसका मतलब है ये जो है ये कितनी रही? 11 जूल्स. जरा टोटल एनर्जी देखो. टोटल एनर्जी देखो कितनी है? 23 जूल्स. जब बॉडी यहां से यहां गई, इसकी थोड़ी काइनेटिक, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई किसमें? काइनेटिक में. यहां ऐसे बोलो. सपोज यहां पर जो है बॉडी, इस बॉडी की यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 20 जूल्स. इस बॉडी की यहां काइनेटिक एनर्जी 0 है. ठीक है. व्हाट इज द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी मींस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. वो कितना बेटा? 20 प्लस 0. वो कितना हो गया? 20 जूल्स. ठीक है. सपोज जब बॉडी यहां आ गई, यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी बनी 12 जूल्स. कितनी बनी? 12 जूल्स. इसका मतलब है ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक. तो अब पोटेंशियल कितनी रही? पोटेंशियल रही 8 जूल्स. अब टोटल एनर्जी निकालो. वो हो गया 12 प्लस 8. वो कितना होगा? 20 जूल्स. अगर बॉडी की यहां से यहां तक जाने से पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में. मगर जो टोटल एनर्जी है वो क्या रही? कांस्टेंट. यहां पर कितनी टोटल एनर्जी है? 20 जूल्स. यहां पर कितने हैं? सो व्हेन अ बॉडी is taken from one place to another place, its potential energy can change into kinetic, or kinetic energy can change into potential, but its total energy remains constant. Now let us prove this law of conservation of energy for a freely falling body. Very important question. We will prove this law of conservation of energy for a freely falling body. We will show that at every point of a freely falling body, the total energy of the system remains constant, remains same, remains constant or remains same. See, for example, I have a body here. ये मेरे पास बॉडी है. ठीक है. इसको मैं ऐसे नीचे फेंकूंगा, ऐसे. इसको मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दे दी नीचे जाने के लिए. ये बॉडी है. इट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन. जो इस बॉडी की ये मोशन है, इस मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल. फ्री फॉल में जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होती है वो है 0. द मोशन ऑफ ए बॉडी
अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, ठीक है ना, दैट मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्री फॉल। या अगर आप दूसरी साइड में अगर हम बॉडी को ऐसे फेंकेंगे, इस सूरत में हम बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, दिस इज नॉट फ्री फॉल। फ्री फॉल में बॉडी को हम कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते हैं, ये बॉडी खाली मूव करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, ठीक है ना। नाउ लेट अस प्रूव दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखो बच्चों, सपोज दिस इज अर्थ, सपोज हमारे पास एक बॉडी है, यहां पर इस बॉडी की मास m है, दिस बॉडी इज एट ए हाइट h अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। सपोज यहां पर जो ये बॉडी है ये रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी जो यहां पर होगी दैट विल बी जीरो। इसकी वेलोसिटी क्या होगी यहां पर, जीरो। मैंने कहा मेरे पास एक बॉडी है ऑफ मास m विच इज लाइंग एट पॉइंट A। इस पॉइंट को क्या रखूंगा नाम है, पॉइंट A, एट ए हाइट, शाबाश, एट ए हाइट h अबोव द ग्राउंड। सपोज यहां पर मेरी ये बॉडी जो है ये रेस्ट में है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv²। जब वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो यहां पर मेरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। यहां पर इस बॉडी की खाली पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि मैंने कहा द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, उस एनर्जी को क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी की मास कितने है, हाइट कितने है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। इसका मतलब है इस पॉइंट ए पे इस बॉडी को खाली क्या होगी, इस बॉडी को पॉइंट ए पे खाली क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि ये बॉडी यहां पर रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, लिहाजा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो यहां पर टोटल एनर्जी बॉडी की है वो खाली पोटेंशियल है, चूंकि काइनेटिक क्या है, जीरो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां लिखा m क्या है आपका, इट इज अ मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है ना, जो किस पॉइंट पे है, विच is at rest at point A, at point A at a height h above the ground, at a height h above the ground। मैंने एक बॉडी ले ली, जिस बॉडी का मास m है, मैंने उस बॉडी को रखा किस पॉइंट पे, पॉइंट A पे, which is at a height h, है ना, above the ground। मैंने ये भी बोला कि ये पॉइंट ए जो है, यहां पर जो मेरी बॉडी है वो किस में है, वो किस में है, रेस्ट में। मैंने लिखा ना m जो है दैट इज द मास ऑफ बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट एट पॉइंट ए एट ए हाइट h अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो मैं पॉइंट ए पे बॉडी की टोटल एनर्जी निकालूंगा, ठीक है ना। मैं ऐसे लिखूंगा एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। देखो बेटा, यहां पर मेरी बॉडी किसमें है, किसमें है, रेस्ट में। सिंस बॉडी इज एट रेस्ट, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी वो होगी जीरो। वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होगी वहां पर, जीरो। अब मैं ए निकालूंगा, ए पार्ट में मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी। किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m into 0², क्योंकि वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी पॉइंट ए पे, कितनी निकली, जीरो। बी, चूंकि पॉइंट बी जो, पॉइंट ए जो है इट इज एट ए हाइट h अबव द ग्राउंड, तो वहां बॉडी की मास क्या है, हाइट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। ठीक है, मैं लिखूंगा दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। ठीक है ना। सपोज इसी पॉइंट में मैं लिखूंगा E1। सपोज जो ये पॉइंट है, यहां जो टोटल एनर्जी है वो क्या लिखी, वो क्या ले ली मैंने, E1। E1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट ए। E1 ले लिया मैंने,
टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट ए। लिहाजा ये E1 हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट ए। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट ए? 0। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? mgh। तो मैं लिखूंगा em इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 है प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी mgh है। इसका मतलब है जो पॉइंट ए है वहां पर आपकी टोटल एनर्जी बॉडी की निकली वो किसके बराबर निकली? mgh। इसका मतलब है जो ये पॉइंट ए है यहां पर बॉडी की टोटल एनर्जी जो है वो बराबर है बॉडी की किस एनर्जी को? पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, चूंकि वहां पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? 0। इसके बाद में क्या करूंगा? सपोज जो मेरी ये बॉडी है इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। इसको मैंने वेलोसिटी नहीं दे दी, इसको मैंने सीधे ऐसे नीचे छोड़ा। सपोज दिस बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। अब सपोज ये बॉडी मेरी जो है इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। सपोज आफ्टर सम टाइम ये मेरी बॉडी जो है इट रीचेस पॉइंट बी। इट रीचेस पॉइंट बी। जो पॉइंट बी पॉइंट ए से कितना दूर में लूंगा? x। मैंने बोला कि नाउ लेट द बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। इतने में बॉडी किस में थी? रेस्ट में। अब मैंने बोला कि मैं इस बॉडी को अलाउ करूंगा कि ये फॉल क्या करेगी? फ्रीली। फ्री फॉल में जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? 0। अब जब बॉडी यहां से यहां गई ये किस में आई? मोशन में। इसको तो वेलोसिटी होगी। सपोज जो पॉइंट बी है यहां पर जो बॉडी की वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का मैं नाम रखूंगा v1। वो मैंने क्या लिया? v1 या v। क्या लिया मैंने? v। चूंकि बॉडी किस में आई? मोशन में। इसको इसका मतलब है इसको होगा पॉइंट बी पे क्या होगी इसकी वेलोसिटी। उसको क्या रखा मैंने नाम? v ना। उसका क्या रखा मैंने नाम? v। इसका मतलब है यहां पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है ना, पोटेंशियल भी होगी। इसका मतलब है यहां से यहां बॉडी गई, ये आधी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक में। और अल्टीमेटली ये बॉडी पहुंची पॉइंट सी पे। पॉइंट सी कहां पर है? शाबाश। पॉइंट सी कहां पर है? ग्राउंड पे, ठीक है ना। पॉइंट सी कहां पर है? ग्राउंड पे। सपोज पॉइंट सी पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो है v1। क्या है? v1। जो ये पॉइंट बी है यहां पर जो बॉडी की एनर्जी होगी उसको मैं नाम रखूंगा क्या? E2, टोटल एनर्जी। पॉइंट सी पे जो बॉडी की टोटल एनर्जी है इसका नाम क्या रखूंगा मैं? E3। मैं दिखाऊंगा जितना E1 है उतना E2 भी है, उतना क्या है? E3। ठीक है ना। मैंने अब क्या किया? आई हैव अलाउड द बॉडी टू फॉल फ्रीली, ठीक है ना। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बॉडी रीचेस एट पॉइंट बी। ये पॉइंट बी कितना दूर है ए से? x, ठीक है ना। लेट मी प्रोसीड फॉर। लेट द बॉडी इज नाउ अलाउड टू फॉल freely. Let the body is now allowed to fall freely. ठीक है ना। And let after some time it reaches point B. And after some time it reaches point B, which is at a distance, of x from A. Which is at a distance of x from A. मैंने बोला अब मैंने इस बॉडी को अलाउ किया ये फॉल करेगी फ्रीली, ठीक है ना। सपोज आफ्टर सम टाइम ये बॉडी किस पॉइंट पे पहुंची? पॉइंट बी पे, विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है ना। इस पॉइंट बी पे जो मैंने बॉडी की वेलोसिटी ले ली वो क्या ले ली? b, ठीक है बेटा। मैं लिखूंगा लेट v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी at point B, velocity of body at point B। V ले ली बच्चों मैंने, velocity of body at point। अब मैं point B पे क्या निकालूंगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालूंगा? टोटल एनर्जी, ठीक है। मैं लिखूंगा at point B। देखो बच्चों सीखो, at point B इसको नाम रखो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। at point B बॉडी की वेलोसिटी क्या है? V। मास क्या है? मैं क्या निकालूंगा? काइनेटिक एनर्जी। मैं लिखूंगा इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट बी
दैट विल बी 1/2 mv स्क्वायर। इसको मैं नाम रखूंगा सेक। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी किसके बराबर है? 1/2 mv स्क्वायर। अब मैं क्या काम करूंगा यहां पर, मैं देखूंगा ये वेलोसिटी कितनी है। जो बॉडी पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी v है, मैं देखूंगा ये वेलोसिटी v इसका वैल्यू क्या है। देखो बेटा, यहां पर मुझे डिस्टेंस दी गई है, a से b तक डिस्टेंस दी गई है, कितनी है बेटा? x। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? मुझे एक फार्मूला पता है 9th क्लास में, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u कितना है? 0, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी किसमें है? और किसमें है? रेस्ट में। तो आपका u 0 है। ए बॉडी तो फ्री फॉल में है, यहां पर बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू, क्योंकि यहां बॉडी को कौन नीचे लाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहां इस एक्सेलरेशन के बदले क्या होगा? g। पॉइंट ए और बी के दरमियान क्या डिस्टेंस है? तो s किसके बराबर है? तो मैं इसमें लगा दूंगा, मैं मुझे v निकलेगी, ठीक है ना। नाउ टू फाइंड v वी यूज कौन सी फार्मूला हम यूज करेंगे? शाबाश, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है ना। हियर u इज इक्वल टू 0। जरा क्यों u 0 है? क्योंकि बॉडी इनिशियली किसमें है? रेस्ट में, ठीक है। आपका जो a है एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू g, एक्सेलरेशन ड्यू टू। क्यों g के बराबर है? क्योंकि बॉडी को कौन नीचे लाता है? ग्रेविटी। तो आपका जो डिस्टेंस है a और b के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? x, ठीक है बच्चों, वो क्या है? x। तो आपका v क्या बनेगा? दिस एम्प्लाइज, ये बनेगा v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। a के बदले g, a के बदले g, ठीक है ना, s के बदले x। तो मुझे v स्क्वायर निकला, किसके बराबर निकला मुझे v स्क्वायर? 2gx। अब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए v स्क्वायर का वैल्यू यहां दूंगा। v स्क्वायर के बदले क्या लिखूंगा मैं? 2gx। मैं लिखूंगा therefore second becomes kinetic energy is equal to 1/2 m। v स्क्वायर के बदले क्या लिखूंगा बच्चों में? 2gx। 2 और 2 कैंसल, तो आपका काइनेटिक एनर्जी निकला पॉइंट बी पे किसके बराबर? mgx। पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकला मेरा किसके बराबर? mgx। क्योंकि मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, मैंने v का वैल्यू निकाला बाय यूजिंग फार्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u क्या है? 0, s क्या है? x। तो मैंने लगा दिया, मुझे v स्क्वायर निकला। v स्क्वायर किसके बराबर निकला? 2gx। v स्क्वायर का वैल्यू यहां दे दिया, ये निकला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m into 2gx। 2 और 2 कैंसल, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकली किसके बराबर? mgx, ठीक है बच्चा। अब मैं इसी पॉइंट बी पे क्या निकालूंगा? पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला आपको पता है mgh। यहां देखो, m क्या है? कांस्टेंट। g क्या है? कांस्टेंट। यहां पर जो वेरिएबल आपका है वो क्या है? h। चूंकि हम इस क्वेश्चन में एज्यूम करते हैं कि g रिमेन सेम, चेंज इन g इज वेरी स्मॉल, क्योंकि जब हम बॉडी को ऊपर लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, मगर यहां पर बताते हैं हम कि जो g की चेंज होगी वो बहुत स्मॉल है, लिहाजा हम मान के चलते हैं कि g जो है वो कांस्टेंट है। अब मुझे क्या देखना है? हाइट, बॉडी कितनी हाइट पे है? कहां से? जमीन से। देखो बेटा, यहां से यहां तक कितनी हाइट है? h। अब मुझे देखना है यहां पॉइंट C से पॉइंट B तक हाइट कितनी हाइट होगी? h, शाबाश, माइनस x। तो यहां देखो नजर भाई, यहां रखो नजर, यहां से यहां तक हाइट कितनी है? h। अब बॉडी थोड़ी नीचे आई, कितना आई नीचे? x। इसका मतलब है C और B के दरमियान जो हाइट होगी वो होगी h माइनस x, ठीक है ना। इसका मतलब है जो पॉइंट B है इट इज एट अ हाइट ऑफ व्हाट? h माइनस x अबव द ग्राउंड। लिहाजा पॉइंट B पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mg इंटू h माइनस x, है ना। मैं लिखूंगा सिंस पॉइंट B is at a height of h minus x above the ground. Since point B is at a height of h minus x above the ground, ठीक है ना। Therefore potential energy
हो गई आपकी बराबर एम जी इंटू एच माइनस एक्स। इसका मतलब है पॉइंट बी पे जो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, एम जी इंटू एच माइनस एक्स। इसका मतलब है ए से बी तक जाने में जो बॉडी की आधी काइनेटिक एनर्जी है, आधी पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल ना, आधी पोटेंशियल जो है वो किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक। ठीक है, कितनी काइनेटिक एनर्जी बनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी, mgx। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी, तो पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जी मैंने ले ली वो क्या है, E2। पॉइंट बी पे जो बॉडी की टोटल एनर्जी है वो क्या है, E2। ये E2 होगा बराबर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो निकालो भाई, निकालो भाई E2। E2 निकलेगा बेटा आपको, बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, शाबाश, mgx, शाबाश, प्लस बोलो पोटेंशियल कितनी है, शाबाश, mg इंटू एच माइनस एक्स। ठीक है, इसको mg से मल्टीप्लाई करो, जरा देखो आपको E2 कितना निकलेगा, शाबाश, E2 निकलेगा आपको mgx प्लस, बोलते नहीं हो, mg से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, mgh, शाबाश, mgh माइनस, शाबाश, mgx, mgh माइनस mgx कैंसल्स। ठीक है, तो E2 भी कितना निकला हमारा, mgh। इसको मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर 3। E1 कितना रहा, mgh, E2 कितना रहा, इसका मतलब है जितना एनर्जी A पे है उतनी कितनी निकली B पे। यहां पर काइनेटिक 0 थी, मगर B पे थोड़ी काइनेटिक बॉडी में पैदा होगी, क्योंकि बॉडी किस में आ गई, मोशन में। पॉइंट सी, बेटा देखो, एट पॉइंट सी, बेटा सी पॉइंट पे जो मैंने बॉडी की वेलोसिटी ले ली वो कितनी ले ली, v1। ठीक है, मैं लिखूंगा लेट v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट सी। लेट v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट सी। ठीक है, a therefore काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट सी वो होगा 1/2 m, वेलोसिटी के बदले क्या है, v1, दैट इज v1 स्क्वायर। क्योंकि पॉइंट सी पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो मैंने कितनी ले ली बेटा, v1। ठीक है ना, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो पॉइंट सी पे है वो किसके बराबर है, v1 स्क्वायर। अब मैं ये v1 निकालूंगा, यहां नजर रखना, v1 निकालूंगा, प्लीज सी है। v1 निकालने के लिए भी मैं यही फार्मूला अप्लाई करूंगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नाउ टू फाइंड v1 वी यूज कौन सी फार्मूला, शाबाश, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, u कितना है, 0, u है 0, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है वहां पर। ठीक है, अब देखो A से B C तक जो डिस्टेंस है वो किसकी बराबर है, इसका मतलब है बॉडी कितनी डिस्टेंस पे चली, h। ठीक है ना, हम लिखेंगे S इज इक्वल टू h। ठीक है, अब A जो होगा, A कितना बराबर है, G। तो लगाओ इसमें, आपको निकलेगा V और ये लिखो V किसके बराबर है, V1। आपको निकलेगा V1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। इसका मतलब है v1 स्क्वायर किसके बराबर निकला आपको, 2GH। ठीक है, v के बदले क्या लिखा, v1, u के बदले क्या लिखा, 0, क्योंकि बॉडी इनिशियली किस में है, रेस्ट में। डिस्टेंस जो इसने a से c तक मूव की वो कितनी बेटा, h। तो मैंने निकाला v1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। इसका मतलब है बच्चा v1 स्क्वायर किसके बराबर है, यहां पर मैं थोड़ा ऐसे लिखूंगा, अगर मैं इस v1 का वैल्यू निकालूंगा, v1 का, v1 हो गया फिर अंडर रूट ऑफ 2GH। स्क्वायर हटाया, यहां क्या लिख गया, रूट, तो v1 किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2GH। ये याद रखो, जब बॉडी किसी हाइट पे पहले रेस्ट में थी, फिर फ्री फॉल के साथ नीचे आएगी, ठीक है ना, जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगी उसकी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर बनती है, रूट ऑफ 2GH। मैंने बॉडी फॉल्स फ्रीली, ठीक है ना, फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, on reaching the ground the body will attain a velocity equal to root of 2GH। देखो बेटा, यहां पर हम v1 स्क्वायर का वैल्यू देंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। ठीक है बच्चा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर निकलेगा, शाबाश, 1/2 m, शाबाश,
V1 स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, 2GH, 2 और 2 कैंसल, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है पॉइंट सी पे वो किसके बराबर निकला, mgh। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, mgh। अब हम निकालेंगे बी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो बेटा, जो पॉइंट सी है वो किस पे लाई करता है, ग्राउंड पे। वो किस पे लाई करता है, ग्राउंड पे। तो हाइट किसके बराबर होगी, 0। पॉइंट सी जो है इट लाइज ऑन द ग्राउंड, देयरफॉर हाइट कितनी होगी, 0। एट सी h इज इक्वल टू 0। एट सी h इज इक्वल टू, क्यों, पॉइंट सी किस पे है, ग्राउंड पे। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg into 0, therefore potential energy is equal to 0। इसका मतलब है जब बॉडी पॉइंट सी पे पहुंची, इसकी तमाम पोटेंशियल एनर्जी जो ए पे थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक। इसका मतलब है जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, इसकी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक में। जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी, इसकी काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, किसके बराबर है, mgh। पॉइंट सी पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh। तो निकालो टोटल एनर्जी, E3 निकालो, E3 हो गया बराबर काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर है भाई, mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है, 0। इसका मतलब है E3 किसके बराबर निकला, mgh। इसको रखो इक्वेशन नंबर 4। E1 कितना निकला था, mgh। E2 कितना निकला था, E3 कितना निकला। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, शाबाश, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, आपको E1 किसके बराबर निकला, E2 किसके बराबर निकला, E3। इसका मतलब है जितना टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे है, उतना ही पॉइंट बी पे है, उतना ही किस पे है, पॉइंट सी पे। इसका मतलब है टोटल एनर्जी of a body during its free fall remains constant. This is what is called as what, law of conservation of energy। The total energy of a freely falling body, ठीक है ना, remains constant। This is called, what is called as what, law of conservation of energy। Although while falling freely, its potential energy gets converted into kinetic, but the total energy remains constant। And non-conservative forces, याद रखना बेटा डेफिनेशन, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहले हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, प्लीज डोंट टॉक, ओनली सी टू मी। कंजर्वेटिव फोर्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप मुझे खुद बताएंगे इसकी डेफिनेशन। जब मुझे बॉडी एक जगह से दूसरी जगह लेनी होती है, मुझे बॉडी पे अप्लाई करना होता है फोर्स। वो फोर्स जो है वो वर्क करता है इन ऑर्डर टू मूव द बॉडी फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो बेटा, यहां देखो बोर्ड की तरफ। सपोज यहां पर मेरा एक पॉइंट है ए, यहां पर मेरा दूसरा पॉइंट है बी। सपोज आई हैव टू मूव द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखो बच्चों, सपोज मैंने बॉडी को मूव किया फ्रॉम ए टू बी अलोंग दिस पाथ, इसको रखूंगा मैं पाथ नंबर 1, ठीक है। आई हैव मूव्ड द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग पाथ 1। सिमिलरली सपोज अब मैं बॉडी को मूव करूंगा फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ 2, दिस इज पाथ 2। मैंने एक पॉइंट लिया ए, दूसरा पॉइंट लिया बी। ए है इनिशियल पॉइंट, बी क्या है, फाइनल पॉइंट। मुझे बॉडी को मूव करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सपोज जो फोर्स ने काम किया इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग पाथ 1, सपोज दैट वर्क इज WAB। व्हाट इज दैट वर्क, WAB। इसी तरह जो फोर्स ने काम किया इन ऑर्डर टू मूव दिस बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग पाथ 2, सपोज वो वर्क डन है W-AB। क्या है, W-AB। व्हाट इज WAB? इट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग पाथ 1, इस रास्ते से, ठीक है ना।
Similarly, what is W dash AB? Work done by the force in moving the body from point A to point B along path 2. अगर if WAB बराबर होगा W dash AB, अगर WAB फॉर एग्जाम्पल यहां पर WAB 5 जूल्स है, अगर WA dash BB कितना है 5 जूल्स, यानी अगर WAB किसके बराबर है W dash AB, यानी अगर वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी अलोंग पाथ 1 बराबर है वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B अलोंग पाथ 2, उस सूरत में जो फोर्स है उस फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, उस सूरत में उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। सपोज ये सरफेस स्मूथ सरफेस है, इसका मतलब यहां फ्रिक्शन कम है, ठीक है ना। सपोज ये सरफेस जो है ये रफ सरफेस है, मगर चाहे ये स्मूथ है चाहे ये रफ है, जो फोर्स ने काम किया इन ऑर्डर टू टेक द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जितना पाथ 1 रफ पाथ पे है उतना किस पाथ पे है? स्मूथ पाथ पे है। इसका मतलब है जितना फोर्स को काम करना पड़ा इन ऑर्डर टू मूव द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B अलोंग पाथ 1, उतना ही इसने काम किया इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B अलोंग पाथ। अगर ये वर्क डन आपस में बराबर होंगे तो उस सूरत में ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब है जो एक कंजर्वेटिव फोर्स है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये पाथ क्या था? स्मूथ। ये पाथ क्या था? मगर वर्क डन क्या निकला? सेम। इसका मतलब है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ये खाली डिपेंड करता है एंड पॉइंट्स पे, यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पॉइंट A कितना है दूर, पॉइंट B कितना दूर है, खाली इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। Such type of force which is path independent force, that type of force is called as conservative force. हम ऐसे डिफाइन करते हैं, a force is said to be a conservative force. A force is said to be a conservative force if the work done by the force in moving the body through a certain distance is what? Path is what? Is path dependent or path independent? Path independent. मैं ऐसे लिखूंगा, a force is said to be a conservative force. Please don't talk. Conservative force if the work done by the force in displacing the body from one point to another point. If the work done by the force in displacing the body from one point to another point is independent of path between the 2 points, but depend upon only what points? End points. Yeah, initial and final position is independent of path between the 2 points, but depends only on the initial and the final position of a body. Initial and final position of body. Initial and final position of body. Initial and final position of body. बात समझ आई? Initial and final position of body. बच्चों फिर देखो, बॉडी की इनिशियल पोजीशन A है, फाइनल पोजीशन क्या है? B। यहां पर मेरा सरफेस जो है स्मूथ, पाथ नंबर 1 स्मूथ है, पाथ नंबर 2 क्या है? रफ। ठीक है ना। अगर बॉडी को जो फोर्स काम करेगा, इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B along path 1 is equal to the work done by the body on the body by the force in moving the body from point A to B along path 2, उस सूरत में हमारा जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि ये नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ कैसा है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। Such type of force is called as what? Conservative force. बात समझ आई?
ऐसे बताया मैंने, a force is said to be a conservative force if the work done by the force in displacing the body from one point to another point is independent of the path. path पे डिपेंड नहीं करता है, खाली डिपेंड करता है बॉडी का इनिशियल पॉइंट कहाँ है, बॉडी का फाइनल पॉइंट कहाँ, बॉडी की इनिशियल पोजीशन कहाँ है, बॉडी की फाइनल पोजीशन कहाँ है। एक और एग्जांपल, एक और डेफिनेशन निकलेगी। देखो बेटा, ये मत करो बातें भाई, यहां पर मत डिस्टर्ब करो। सपोज ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है। सपोज मुझे बॉडी को लेना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। प्लीज पहले मैं बॉडी को लूंगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग पाथ 1, ये वाला पाथ है, पाथ 1, ठीक है। सपोज इस पाथ पे जो फोर्स मेरे ने काम किया, दैट वर्क इज WAB। व्हाट इज WAB? Work done by the force in taking a body from point A to B along path 1, ठीक है ना। सपोज इस बॉडी को मैं वापस लाऊंगा from point B to A along path 2। पहले कहां थी? A पे, मैंने कहां ले ली? अब मैंने B से मुड़ाई, कहां लाई? सपोज जो मुझे काम B से A तक करना पड़ेगा, सपोज दैट वर्क इज WBA। What is WBA? WBA is the work done by the force in moving the body from or particle from point B to point A। इसका मतलब है यहां मैंने बॉडी को पहले A से कहां लिया, फिर B से कहां लाया। इसका मतलब है मैंने बॉडी को चलाया किस पाथ में, ओपन पाथ में कि क्लोज्ड पाथ में? क्लोज्ड पाथ में। पहले मैं कहां से गया? A से B तक, फिर कहां गया? मैं देखूंगा जो मुझे काम लगेगा इन मूविंग दिस बॉडी along a closed path, मैं देखूंगा वो वर्क डन किसके बराबर निकलेगा। यहां देखो बच्चों, पहले मैंने बॉडी को कहां थी बॉडी? A पे, मैंने कहां लिया? B पे along path 1। अब मैंने कहां से लाया? B से। कहां लाया? A से। तो मैं दिखाऊंगा टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी along this closed path। मैं देखूंगा वो टोटल वर्क डन कितना होगा। देखो बेटा, यहां फोर्स इस साइड में है, ठीक है ना, बिकॉज फोर्स इज डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। यहां फोर्स नीचे वाले साइड में है, हियर द फोर्स इज डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम पॉइंट बी टू। इसका मतलब है यहां फोर्स की इस साइड में डायरेक्शन है, यहां फोर्स की इस साइड में डायरेक्शन है। तो फोर्स की डायरेक्शन एक पाथ में एक साइड में है, दूसरे पाथ में अपोजिट साइड में है। इसका मतलब है जो आपका WAB होगा वो होगा बराबर -WBA होगा ना। क्यों? WAB में फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, ठीक है ना। WBA में फोर्स की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। तो यहां पर मेरा WAB जो होगा दैट विल बी इक्वल टू -WBA। अगर मैं इसको यहां लूंगा, ये क्या बनेगा? WAB, ठीक है ना, प्लस WBA इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है जितना जो काम आपने बॉडी पे किया A से B तक, प्लस जो काम आपने किया बॉडी को लेने को B से किस तक? A तक, वो टोटल वर्क किसके बराबर है? तो मैं लिखूंगा W ऐसे A, उसके बदले क्या आया? B, उसके बदले क्या लिखूंगा? A, ऐसे WABA इज इक्वल टू 0। या मैं ऐसे लिखूंगा W क्लोज्ड पाथ किसके बराबर निकला? 0। यहां मैं कंजर्वेटिव फोर्स की एक और डेफिनेशन दूंगा। मैं बताऊंगा a force acting on a body is said to be conservative force if the work done by this force in moving a body along a closed path is 0. Very important point. Work done in moving a body along a closed path is 0. Then such type of force is called as what? Conservative force. हम बताएंगे a force is said to be a conservative force if the work done by the force in moving a body along a closed path is shabash is 0. जब भी वर्क डन along the closed path क्या निकला बेटा? 0। आप क्या बताएंगे? ये फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। दो चीज याद रखे आपने। कंजर्वेटिव फोर्स जो है दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स,
that doesn't depend upon the path, whether the path is rough or the path is smooth. It only depends upon the initial and the final position of the body. ठीक है ना. दूसरा चीज दिखा आपने कि अगर एक क्लोज्ड पाथ पे आप वर्क डन निकालेंगे, अगर वो वर्क डन 0 निकला तो आपका फोर्स क्या है बेटा? क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स. एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. एग्जांपल्स. नंबर 1, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स वो कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स. आई विल प्रूव दिस that gravitational force is what force? Conservative force. Number 2, electrostatic force. ये conservative force है. Electrostatic force, that is what force? Conservative force. Exam में आएगा, work done by the gravitational force in moving a body along a closed path is 0, is not 0. आप क्या लिखेंगे? Is 0. क्यों 0 होगा? क्योंकि gravitational force कौन सा force है? Conservative force. आगे जाएंगे हम. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. देखो बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. यहां देखो, सपोज बेटा यहां पर मेरा पॉइंट ए है. यहां देखो पॉइंट ए है, यहां पर बच्चा मेरा पॉइंट बी है. प्लीज सी है. सपोज बॉडी को मैंने ए से बी तक लिया अलोंग पाथ 1. सपोज ये पाथ जो है दिस इज ए स्मूथ पाथ. ठीक है ना. सपोज इस बॉडी को अब मैंने लिया ए से बी तक अलोंग पाथ 2. सपोज जो पाथ 2 है ये रफ पाथ है, रफ है. सपोज पाथ 1 से जब मैंने बॉडी को लिया ए से बी तक, सपोज मैंने 8 जूल्स ऑफ वर्क किए. कितने जूल्स ऑफ वर्क किए? 8 जूल्स ऑफ वर्क किए. सपोज जब मैंने पाथ ए से बी तक लिया अलोंग पाथ 2, मैंने 10 जूल्स ऑफ वर्क किए. अब वर्क डन सेम है. इट डिपेंड्स अपॉन पाथ. ये पाथ क्या है? स्मूथ. यहां कम वर्क हुआ. ये पाथ क्या है? रफ. यहां ज्यादा काम करना पड़ा. ठीक है ना. देन सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ, व्हाइल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ. हम ऐसे बोलेंगे, a force is said to be a non-conservative force. A force is said to be a non-conservative force if the work done by the force in displacing the body from one point to another point depends upon the path between the two points. फिर से बोलूंगा. A force is said to be a conservative, non-conservative force. Non-conservative force if the work done by the force in moving the body, in displacing the body from one point to another point depends upon the path between the two points. Examples of non-conservative force: frictional force. Frictional force जो है वो non-conservative force है. ठीक है. नंबर 2, viscous force जो है वो भी आप आगे देखोगे. Viscous force जो है that is non-conservative force. So this was about conservative and non-conservative force. How many minutes?